हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस सेशन में हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 सॉलिड स्टेट में पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता हम पढ़ेंगे। संकुलन क्षमता होती क्या है, हम किसे कहते हैं संकुलन क्षमता, और उससे हमें क्या नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हम बच्चों आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी जिसे हम संकुलन क्षमता कहते हैं बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि जो यूनिट सेल होता है, एकक कोशिका होती है जो एक क्रिस्टल जालक क्रिस्टल लैटिक का फॉर्मेशन करती है, उसके अंदर जो है एटम मॉलिक्यूल या दूसरे पार्टिकल्स जो आयन के फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, कण जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। हमने देखा था कि कणों के अरेंजमेंट के हिसाब से उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में रखा हुआ था। एक एकक कोशिका के कोनों पे कण उपस्थित थे, दूसरी में फलक पर और कोनों पर उपस्थित थे, तीसरी में जो है आमने सामने के फलक और कोनों पे उपस्थित थे, और चौथी प्रकार की जो हमने की थी एकक कोशिका यूनिट सेल, उसमें बॉडी के सेंटर पे और 8 कोनों पे कण उपस्थित थे। संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि अगर इन सभी कणों को एक तरफ इकट्ठा कर दिया जाए उस यूनिट सेल में एकक कोशिका में, तो इकट्ठा करने के बाद में कणों द्वारा घेरा गया भाग ही संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहलाता है। कितना भाग जो है उन एटम मॉलिक्यूल या आयंस ने घेर रखा है और कितना भाग खाली है, घेरे हुए भाग को हम उसके यूनिट सेल एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कहते हैं, जो हमें FCC, BCC, HCP, CCP सभी अलग अलग प्रकार की एकक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता हमें अलग अलग देखने को मिलती है। पैकिंग एफिशिएंसी जो है अलग अलग यूनिट सेल्स की अलग अलग होती है। चलो बच्चों, हम आज पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के आपको दिखाते हैं। पहला जो हमारा यूनिट सेल है वो HCP और CCP है। हेक्सागनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय निबिड़ संकुलन या क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन। इसकी संकुलन क्षमता निकालने के लिए कितनी जगह कणों द्वारा घेरी गई है और कितनी जगह जो है खाली है, उसको निकालने के लिए पहले हमें CCP और HCP टाइप की एकक कोशिका के बारे में पता होना जरूरी है। इस प्रकार की एकक कोशिकाओं में बच्चों हमारे कण जो होते हैं कोनों पे प्रेजेंट होते हैं, तो 8 कोने हैं तो 8 कण हमारे कोनों पे हो गए। और उसके अलावा जो है फलक फेस पे एक एटम मॉलिक्यूल या आयन प्रेजेंट होता है, जो यहाँ B के रूप में यहाँ दिखाया हुआ है। A जो है कोने वाला हो गया एटम, C जो है पीछे वाले कोने वाला हो गया, और B जो है फेस पे प्रेजेंट है वो हमारा कण हो जाएगा, पार्टिकल हो जाएगा। संकुलन क्षमता निकालने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे ABC। ABC हमारा ट्रायंगल कौन सा होगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा। ये ट्रायंगल हम लेंगे जिसका नाम है ABC। ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि राइट ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है। तो हमारा क्या मान आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये जो स्मॉल b दिया हुआ है ये A से लेके C तक की लंबाई है, और इस गोले का नाम जो है हम B डैश दे सकते हैं, जो बीच वाला गोला है। A वाला गोला जो A कोने पे पड़ा हुआ है, C वाला गोला जो C कोने पे पड़ा हुआ है, और जो बीच वाला गोला जो है उसको हमने B डैश नाम दे दिया है। छोटा b जो दिया हुआ है वो A से लेके C तक की लंबाई है। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो AC का मान हमारा हो जाएगा छोटा b स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमारा हो जाएगा, क्योंकि साइड हमें पता है घन है, ये क्यूब है, सारी साइड्स जो है इसकी बराबर होती हैं। हमने इसकी साइड ले ली है A, तो BC हमारी क्योंकि साइड है तो हो जाएगा A का स्क्वायर। AB भी हमारी साइड है, ये भी हमारा A स्क्वायर हो जाएगा। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर हमारा निकल आएगा। B की वैल्यू निकालेंगे बच्चों इससे, तो अंडर रूट 2A हमारा निकल आएगा। कभी कभी बच्चों पूछ लेते हैं कि जो HCP है और CCP जो है उसके अंदर A और C को जोड़ने वाला विकर्ण जो है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो अंडर रूट 2A के बराबर इसकी हमारी लंबाई निकल आती है। अब क्योंकि हमने कणों को गोले के रूप में दिया, हमें पता है कि गोला जो है उसका रेडियस त्रिज्या उसकी R होती है। A से लेके C तक की दूरी को अगर हम R के संदर्भ में R के टर्म्स में लिखेंगे तो बच्चों देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, यह एक R हो गया। B जो है पूरा गोला है, एक R यहाँ हो जाएगा, एक R यहाँ हो जाएगा, और C जो है उसकी त्रिज्या हम R कर लेंगे। तो हमारी A से लेके जो C तक का डिस्टेंस है बच्चों, जिसको मैं B कह रही हूँ स्मॉल b, वो हमारा 4R के बराबर हो जाएगा। आप चाहे गिन के देख सकते हैं। अगर B को हम त्रिज्या के रूप में लिखते हैं तो B इज इक्वल टू 4R हो गया। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकली थी इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे B की, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे
A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2√2R। ये हमारा जो है संबंध निकल आया, रिलेशन निकल आया HCP और CCP के लिए A और R के बीच में। कभी कभी A और R के बीच में रिलेशन त्रिज्या और जो साइड है घन की उसके बीच में रिलेशन भी पूछ लिया जाता है। R रेडियस हो जाएगा, A हमारी साइड हो जाएगी क्यूब की। हमने जो है एकक कोष्टिका यूनिट सेल जो है क्यूब के फॉर्म में लिया है। रेडियस को बच्चों त्रिज्या कहते हैं और साइड को ये शब्द जो काम में लेंगे यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोर शब्द आएगा साइड के लिए। आगे वाली स्लाइड में हम बच्चों इसके आपको संकुलन क्षमता किस तरह से निकालेंगे वो बताएंगे। इतना आपकी समझ में आ गया होगा किस तरह से हम A को जो है R के रिलेशन में निकाल लेंगे HCP और CCP के लिए। HCP और CCP में कणों की संख्या जो यूनिट सेल में सेम होती है, इसलिए दोनों की हम एक जगह ही निकाल रहे हैं। संकुलन क्षमता क्या होती है आपको वो भी समझ में आ गया होगा कि जो यूनिट सेल के कोनों पर फलक पर जहां भी जो है एटम मॉलिक्यूल या आयंस पार्टिकल्स कण उपस्थित है, उन कणों को अगर हम उस यूनिट सेल के एक कोने में इकट्ठा कर दें तो वो कितनी जगह घेरते हैं और कितनी जगह खाली बचती है। जगह जो घेरते हैं उसको हम संकुलन उसकी क्षमता कहते हैं। अब बच्चों हम निकालते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला पहले लगाएंगे हम। फॉर्मूला है एकक कोष्टिका में जो हम यूनिट सेल ले रहे हैं उस यूनिट सेल की बात करेंगे। 4 गोलों द्वारा घेरा हुआ स्थान, इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट सेल जो है एकक कोष्टिका का टोटल वॉल्यूम आयतन से। क्योंकि संकुलन क्षमता हमारी निकलती है बच्चों प्रतिशत में, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे तो ये हमारा परसेंटेज में आंसर इसका निकल जाएगा। अब यहाँ पे 4 गोले दिए हुए हैं बच्चों। ये 4 गोले कौन कौन से हैं वो देखिए। किन गोलों की हम बात कर रहे हैं इस सूत्र में, इस फॉर्मूले में। तो संकुलन क्षमता जो है पैकिंग एफिशिएंसी आपको समझ में आ गया होगा। निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पीछे वाले वीडियोस में बच्चों आपने देखा होगा कि CCP जब हम घनीय क्लोज्ड पैकिंग घनीय निविड संकुलन में प्रभावी कणों की संख्या निकाल रहे थे तो हमारी संख्या बच्चों आई थी 4। ये 4 वो संख्या है जो CCP या HCP में प्रभावी कण अफेक्टिव एटम्स के नंबर होते हैं, 4 है। अब क्योंकि जो गोला हमारा दिया हुआ है वो एक स्फेयर के रूप में है तो स्फेयर का जो आयतन होता है हमारा बच्चों 4/3 πr³ होता है। गोला जो है हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है बच्चों, तो गोले का जो होगा हमारा आयतन 4/3 πr³ होगा। ये आपने मैथ्स में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अब क्योंकि इसमें 4 गोले हैं और हमारे फॉर्मूले में था कि यूनिट सेल में 4 गोले जो है उनका टोटल आयतन जो है वो कितना होगा, 4 से इसको हम गुणा कर देंगे। फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों देखिए कैसे करेंगे। 4 से गुणा करके एक गोले का आयतन लिख देंगे बच्चों हम ऊपर। नीचे जो है लिखा हुआ एकक कोष्टिका का कुल आयतन। एकक कोष्टिका हमारी किस रूप में है, घन है, और घन का आयतन जो होता है हमारा बच्चों A का क्यूब होता है। तो नीचे हम लिख देंगे A का क्यूब, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि A की वैल्यू हमारी बच्चों आई थी 2√2R। ये वैल्यू हमारे यहाँ काम में आएगी। हम A की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे ताकि पूरे फॉर्मूले में जो है R के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मूला चेंज हो जाए, R के संदर्भ में पूरा कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए। इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे हम, ये निकल कर आएगा R³ हमारा कट जाएगा और टोटल कैलकुलेशन करने पे जो हमारा प्रतिशत आएगा 74% आएगा। इसका मतलब जो एकक कोष्टिका की हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने 74% भाग जो है पार्ट जो है उस यूनिट सेल का घेर रखा है और बाकी 26% जो है वो खाली है। तो संकुलन क्षमता हमारी आ जाएगी 74% HCP के लिए और CCP के लिए। ये बच्चों याद रखना होता है, कभी कभी एग्जाम में 1 वर्ड का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। अब आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम निकालेंगे BCC में संकुलन क्षमता कितनी हमें देखने को मिलती है। BCC को हम अंतः केंद्रित घनीय जालक भी कहते हैं। इसमें जो है 8 कोनों पे कण उपस्थित होते हैं, यहाँ दिखा रखे हैं ABCDEFGH के नाम से। जिस नाम से कोने हैं उसी नाम से वो कण हो जाएंगे और एक कण जो है हमारा बीच में प्रेजेंट होता है, उस पूरे यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो यहाँ C के फॉर्म में या C' लिख दीजिए इसको अलग से, C' के रूप में आपको बीच में दिखाई दे रहा है। इस पूरे यूनिट सेल के बीचों बीच ये कण उपस्थित है जो किसी और एकक कोष्टिका के द्वारा शेयर नहीं होगा, सिर्फ इसी का ही पार्ट होगा। अब इसके लिए हम संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे, देखिए कौन सा एंगल जो मैं ले रही हूँ उस एंगल को ध्यान से देखेंगे। शुरुआत हम बच्चों इस एंगल से करेंगे, E, F और D। जो नीचे वाला जो है ना हमारा ट्रायंगल,
इस ट्रायंगल से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इस ट्रायंगल को लेंगे ई एफ और डी, ट्रायंगल ई एफ डी लेंगे हम। एफ डी से लेके जो दूरी है वो बी के रूप में दी हुई है, यहाँ पे बी के फॉर्म में। बी जो है इसका हमारा हो जाएगा बच्चों हाइपोटेन्यूज है, इसको हम लिख सकते हैं एफ डी का स्क्वायर बराबर ई एफ का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। ए जो है हमारे इस घन का जो साइड है उसकी डिस्टेंस दे रखी है, साइड कितनी बड़ी है वो ए के रूप में है। एफ से लेकर डी तक जो विकर्ण है डायगोनल है उसको इसने बी के फॉर्म में दे रखा है, वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे हम, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ई एफ जो है वो भी हमारा ए है क्योंकि ये भी साइड है, और ई डी जो है वो भी हमारा ए है, ये भी साइड है। तो b इज इक्वल टू हम लिख देंगे 2a का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में डाल देंगे तो b हमारा आ जाएगा अंडर रूट 2a। तो डायगोनल विकर्ण और साइड के कोर की लंबाई के बीच में जो रिलेशन है b इज इक्वल टू अंडर रूट 2a है BCC के लिए। अब हम ट्रायंगल लेंगे AF और D, जो खड़ा वाला ट्रायंगल है ये वाला हम लेंगे। इस ट्रायंगल की बात मैं कर रही हूँ क्योंकि हमें जो एफ डी है उसकी वैल्यू निकालनी है। इस ट्रायंगल में भी एफ डी कॉमन है और ऊपर वाले ट्रायंगल में भी हमें एफ डी देखने को मिला था। तो ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ए एफ और डी। ए एफ डी ट्रायंगल में सी दिया हुआ है बच्चों हाइपोटेन्यूज, तो सी का स्क्वायर या स्टार्टिंग में हम लिख देंगे ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर। ए एफ जो है बच्चों हमारा छोटा सी दिया हुआ, ये देखिए इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए डी जो है वो साइड है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। एफ डी जो है हमारे बच्चों ये हमारी बी के स्क्वायर दिया हुआ है, बी का स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने बी के वैल्यू निकाली है बच्चों ऊपर, तो बी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो सी हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3a। एक फॉर्मूला हमारा और निकल आया। जो हमारा सी दिया हुआ है बच्चों ए से लेके एफ की दूरी विकर्ण के रूप में दिया हुआ है। इस घन का जो है विकर्ण है क्योंकि ए जो है सामने वाला कोना है आगे का और एफ जो है पीछे वाला कोना है, तो इस कोने से लेके उस कोने तक हमारा घन का विकर्ण है जो इसने सी के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर इसको हम आर के संदर्भ में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें गोले दिखाई दे रहे हैं, तो एक आर हमारा ये हो जाएगा बच्चों। जो बीच में पूरा गोला दिखाई दे रहा है उसको हम 2r ले लेंगे, नीचे एक गोला और दिखाई दे रहा है उसको हम r ले लेंगे। तो a से लेके f तक की दूरी जो है हमारी, जिसको हम c कह रहे हैं, वो हमारी हो जाएगी बच्चों 4r के बराबर। तो इस इक्वेशन में जो सेकंड वाली इक्वेशन हमारी निकली थी, इसमें हम c की जगह 4r वैल्यू पुट कर देंगे तो 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a हमारा आ जाएगा। a की वैल्यू निकाल लेंगे हम तो हो जाएगा 4r अपॉन अंडर रूट 3। इससे हम r भी निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3a अपॉन 4। अब इसकी संकुलन क्षमता हम कैसे निकालेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फॉर्मूला वही लगाना है जो हमने HCP या CCP के लिए लगाया था। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। इसमें से भी क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऊपर हमारा आ जाएगा यूनिट सेल में जो 2 गोले हैं उनका आयतन, ये भी परसेंटेज में निकलेगा तो मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। और नीचे जो हमारा आ जाएगा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है वो नीचे हमारी आएगी। यही फॉर्मूला पहले बच्चों हमने काम में लिया था, यहाँ भी यही फॉर्मूला काम में आएगा। संकुलन दक्षता पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है चाहे किसी भी यूनिट सेल के लिए आप निकालेंगे सेम रहेगा। जो बच्चों वैल्यूज हमने निकाले हैं वो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेंगे। यहाँ दिया है 2 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन। 2 गोले कहाँ से आए, अगर आपको ध्यान है जब हमने BCC में प्रभावी कण या इफेक्टिव एटम्स के नंबर निकाले थे तब हमारा वहाँ 2 आंसर आया था। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ठीक से अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे हमने इफेक्टिव एटम्स निकाले थे BCC, FCC, SCC में। वहाँ हमारा जो BCC के लिए प्रभावी कण इफेक्टिव एटम्स का नंबर वो 2 आया था, तो 2 हमारा वहाँ से आएगा। हमें पता है कि जो गोले हैं वो स्फीयर के फॉर्म में है, तो उसका वॉल्यूम जो हमारा हो जाएगा 4/3 πr³ एक गोले का। अब 2 गोले हैं तो ऊपर हम लिख देंगे बच्चों 2 × 4/3 πr³ आ जाएगा ऊपर। और नीचे दे रखा है इसने यूनिट सेल जो है उसका वॉल्यूम, यूनिट सेल जो हमारे क्यूब के फॉर्म में है तो क्यूब का वॉल्यूम हमारा हो जाएगा a³।
ये हमारी संकुलन दक्षता हो जाएगी या संकुलन क्षमता हो जाएगी, दोनों एक ही चीज़ है। पैकिंग एफिशिएंसी जो है निकल आएगी इससे। यूनिट सेल जो है हमने घन के रूप में ली थी, इसलिए इसका आयतन जो है हम बच्चों ए क्यूब लिखेंगे बार बार, इंटू 100 लिखेंगे क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसको। हमारा आंसर कितना आएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में बच्चों ए की वैल्यू निकाली थी जो हमारी आई थी 4r/√3। ये वैल्यू हमारे यहाँ काम आएगी, हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी इसको ए की जगह, ताकि पूरा फॉर्मूला जो है हमारे आर के टर्म्स में आ जाए, कटने में आसानी हो। ऊपर हम लिख देंगे 2 × 4/3 πr³ और नीचे हमारा आ जाएगा ए के क्यूब की जगह 4r/√3 का क्यूब हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। इसको हम खोलेंगे तब बच्चों हमारा आ जाएगा 64r³ और नीचे आ जाएगा 3/√3 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। जो हमारा आंसर निकलेगा बच्चों वो आएगा 68%। तो ये हमने देखा कि जो बीसीसी है उसकी संकुलन क्षमता मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि बीसीसी में जितने भी कण हैं, कितने कण थे बच्चों, 2 कण थे। कुल प्रभावी कण जो थे हमारे बीसीसी में कितने कण थे बच्चों हमारे, हमने देखा था कि 8 तो कोनों पे प्रेजेंट थे और एक जो है बीचों बीच प्रेजेंट था। इन सभी कणों को अगर हम उस यूनिट सेल के कोने में इकट्ठा कर दें तो कितनी जगह घेरेंगे उस यूनिट सेल की, 68% जगह ही घेरेंगे। बाकी जो हमारी 32% जगह है वो खाली बच जाएगी। तो कितना भी बड़ा या किसी भी टाइप का यूनिट सेल हो उसमें कुछ जगह जो बच्चों खाली रहती ही है। हम आगे की स्लाइड में जो है एससीसी में क्या होती है संकुलन क्षमता उसके बारे में पढ़ेंगे। एससीसी को जो है सरल घनीय जालक कहते हैं। एससीसी में जो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं या फिर आयंस जिस भी रूप में है वो पार्टिकल्स, वो सिर्फ 8 कोनों पे ही प्रेजेंट होते हैं। जब इन 8 पार्टिकल्स को हम उस एक एक कोशिका में इकट्ठा करके एक कोने में इकट्ठा कर दें तो कितनी जगह वो पार्टिकल्स घेरेंगे, कण कितनी जगह वो घेरेंगे और कितनी खाली बच जाएगी, जितनी जगह वो घेरते हैं उसको हम एससीसी की संकुलन क्षमता कहते हैं। जो ए और एच हमारे गोले दिख रहे हैं बच्चों, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी साइड मान सकते हैं जो हमारे ए के रूप में हो जाएगी। एच से लेकर ई तक भी इसकी साइड हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ए जो है उसको हम लिख सकते हैं 2r, क्योंकि यहाँ से लेकर इस एच वाले गोले की त्रिज्या हो गई और यहाँ से लेकर इस ए वाले गोले की त्रिज्या हो गई। तो हमारा ए जो है वो 2r के बराबर हो जाएगा। ए जो है हमारे घन की साइड है, क्यूब की साइड है ये, और आर हमारा उस गोले का रेडियस है जो कोने पे रखा हुआ है, त्रिज्या है उसकी। जिस गोले को हम कण के रूप में ले रहे हैं उसकी त्रिज्या जो है हमारी बच्चों आर है। फॉर्मूला वही लगाएंगे संकुलन क्षमता के लिए जो हमने और जगह लगाया है फॉर्मूला। अब हमने देखा था जब हमने एससीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या निकाली थी तो बच्चों हमारी 1 आई थी। आपको ध्यान आ रहा है, 1/8 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा 1 आंसर आया था। पीछे वाले वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। तो इफेक्टिव एटम्स प्रभावी कण जो होते हैं सरल घनीय जालक में या एससीसी में वो 1 होता है। तो ऊपर हमारा आ जाएगा संकुलन क्षमता निकालते वक्त एक परमाणु का आयतन, ये एक कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया है। एक परमाणु के आयतन को हम ऊपर लिख देंगे और नीचे जो है यूनिट सेल एकक कोशिका का आयतन लिख देंगे। क्योंकि ये घनीय एकक कोशिका है तो घनीय एकक कोशिका का आयतन हमारा नीचे आ जाएगा, और क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में निकाल रहे हैं बच्चों इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज जो है कितना जगह जो है परसेंटेज के फॉर्म में उन एटम मॉलिक्यूल या आयंस जो भी पार्टिकल्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है एससीसी में वो निकल आएगी। एक परमाणु का आयतन क्योंकि वो गोले के रूप में है 4/3 πr³ हो जाएगा। स्फीयर का जो वॉल्यूम होती है वो 4/3 πr³ होती है। नीचे हम क्यूब की वॉल्यूम लिख देंगे जो हमारी a³ होती है और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से। अब क्योंकि हमें a को जो है r के टर्म्स में लिखना है, अभी भी हमने ऊपर निकाला है, a जो है हमारा 2r के बराबर है तो वैल्यू पुट कर देंगे a की जगह 2r। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 4/3 πr³ / 2r³। इसको खोल के लिख लेंगे बच्चों। नीचे हमारा आ जाएगा 8r³, r³ से कट जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में निकाल रहे हैं हम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 52.4%। एससीसी सरल घनीय जालक में 52.4 जो प्रतिशत भाग है उस एकक कोशिका का वही जो है उन 8 कणों के द्वारा घेरा गया है जो कोने पे प्रेजेंट है, और बाकी जो हमारा हो जाएगा 47.6
वो जो है खाली पड़ा है, उसमें कोई भी कण नहीं है। तो हम देखेंगे सबसे अधिक जो है संकुलन क्षमता जो हमारी है, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे अधिक हमें देखने को मिली थी सीसीपी और एचसीपी में, जहां हमारा आंसर आया था बच्चों 74%। तो यहाँ समराइज कर लेते हैं हम, एससीपी और सीसीपी में हमारा था 74%। उसके बाद बात की थी हमने बीसीसी की। बीसीसी में हमारी संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी आई थी 68% और सिंपल क्यूबिक सेल में हमारी आई है 52.4%। सबसे अधिक संकुलन क्षमता, सबसे अधिक जगह जो है पार्टिकल्स ने, कणों ने एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में घेर रखी है। पूरी यूनिट सेल एकक कोशिका का 74% पार्ट इन कणों ने घेर रखा है और 26% पार्ट ही खाली है। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम बच्चों किस तरह से घनत्व निकालते हैं एकक कोशिका का, यूनिट सेल की डेंसिटी निकालना सीखेंगे। जिस भी धातु की बात हम कर रहे हैं जिससे वो क्रिस्टल जालक बना हुआ है, उसका घनत्व अगर डेंसिटी हमें पता है तो हम एकक कोशिका के यूनिट सेल के पार्टिकल्स की गणना हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और एक पार्टिकल, एक परमाणु का हमें द्रव्यमान मास पता हो जाएगा तो एवोगैड्रो कांस्टेंट का मान हम प्राप्त करके उसका डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक यूनिट सेल आपको दिखाई हुई है बच्चों, इसकी साइड हम मान लेते हैं ए है, क्योंकि क्यूब है सारी साइड इसकी बराबर होंगी। कोई भी साइड आप लेंगे उसकी लंबाई जो है ए ही निकलेगी। ए जो है हमारा कोर की लंबाई, घनी एकक कोशिका के साइड की लंबाई हो जाएगी। डी जो है हमारी जिस पदार्थ की यूनिट सेल बना हुआ है उसकी डेंसिटी हो जाएगी, हमारा घनत्व हो जाएगा। जिस भी धातु से बनी हुई है ये एकक कोशिका, जिस भी धातु की एकक कोशिका की हम बात कर रहे हैं उसका घनत्व हो जाएगा। एम जो है मोलार मास या मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्रिस्टल जो है क्यूब के फॉर्म में है तो इसका वॉल्यूम जो है हमारी ए क्यूब होगी। तो हम लिख लेंगे यूनिट सेल का जो है एकक कोशिका का आयतन हमारा हो जाएगा ए क्यूब। इसी यूनिट सेल का अगर हम द्रव्यमान निकालना चाहते हैं, द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला हम लगा देंगे। अब क्योंकि हम कोशिका का यूनिट सेल का द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो हम कितने उसमें परमाणुओं की संख्या, कितने एटम्स का नंबर है उसमें, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक एटम के द्रव्यमान से, मास से, तो हमारा उस एकक कोशिका का द्रव्यमान निकल आएगा। तो एकक कोशिका का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एकक कोशिका में परमाणु की संख्या, कितने परमाणु हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो हमारा एकक कोशिका का द्रव्यमान मास निकल आएगा। इस वाले डेंसिटी वाले फॉर्मूले पे बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। इसका डेरिवेशन बच्चों एग्जाम में नहीं आता, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। एकक कोशिका में अगर हम मानते हैं परमाणु की संख्या Z है और एक परमाणु का द्रव्यमान हम M मानते हैं तो हमारा एकक कोशिका का द्रव्यमान हो जाएगा Z इंटू M। M जो है परमाणु का द्रव्यमान, उसको हम लिख सकते हैं M बराबर मोलार द्रव्यमान डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। M जो होता है हमारा द्रव्यमान, मोलार मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे छोटे वाले M परमाणु के द्रव्यमान की वैल्यू निकल आएगी। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, देखिए हमें पता है घनत्व इज इक्वल टू हो जाएगा। घनत्व हम किसका निकाल रहे हैं बच्चों, एकक कोशिका का निकाल रहे हैं। द्रव्यमान ऊपर लिखते हैं घनत्व निकालने के लिए और नीचे हम डिवाइड करेंगे एकक कोशिका के आयतन से। द्रव्यमान भी एकक कोशिका का है ऊपर और आयतन भी नीचे एकक कोशिका का है। दोनों वैल्यूज जो है ये हमारी एकक कोशिका की होंगी। तो एकक कोशिका का घनत्व निकालने के लिए हम एकक कोशिका के द्रव्यमान को भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे एकक कोशिका के आयतन से, तो हमारा घनत्व निकल आएगा। अभी हमने देखा है कि एकक कोशिका द्रव्यमान हमारा Z इंटू M आया था छोटा वाला, और नीचे जो है आयतन की जगह हमने ए क्यूब, क्योंकि एकक कोशिका का आयतन जो है ए क्यूब होता है, साइड उसकी ए है तो आयतन हमारा ए क्यूब हो जाएगा। छोटे वाले M द्रव्यमान की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं M अपॉन Na जो है एवोगैड्रोस नंबर है, नीचे हमारा ए क्यूब भी है, तो हमारा घनत्व का फॉर्मूला निकल आएगा बच्चों D इज इक्वल टू ZM और नीचे हो जाएगा ए क्यूब Na। D जो है हमारा घनत्व है एकक कोशिका का, Z जो है उस एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या है। अगर हमारी BCC है तो परमाणुओं की संख्या अलग होगी Z की, Z का मान बदल जाएगा। SCC के लिए Z का मान अलग होगा,
जिस भी प्रकार की एकक कोशिका का हम घनत्व निकालेंगे Z की वैल्यू उसके हिसाब से हमारी आएगी। M जो है हमारा मोलार द्रव्यमान है उस धातु का जिससे वो एकक कोशिका बनी हुई है। A जो है उस घन की उस एकक कोशिका की विमा है, साइड है। और Na जो है हमारा एवोगैड्रोस नंबर है। इसमें बच्चों 5 क्वांटिटीज हमें देखने को मिल रही हैं, D, Z, M, नीचे A और Na। इनमें से अगर हमें किसी भी 3 क्वांटिटीज के बारे में पता हो तो हम जो नहीं पता है उस क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। 3 मैंने बच्चों इसलिए कहा है क्योंकि हमें एवोगैड्रोस नंबर जो है उसकी वैल्यू पता है कि फिक्स होती है, Na का मान तो बच्चों फिक्स होगा। इसके अलावा 4 क्वांटिटीज और हैं, कोई भी एक क्वांटिटी निकालनी हो और बाकी 3 दी हुई हो तो वो क्वांटिटी हमारी निकल आती है। हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि Z का मान जो है वो यूनिट सेल एकक कोशिका किस प्रकार की है, HCP है, CCP है, FCC है, BCC है, SCC है, किस प्रकार की एकक कोशिका का घनत्व हम निकाल रहे हैं उसके हिसाब से Z का मान या वैल्यू चेंज होगी। A जो है साइड, क्योंकि ज़्यादातर जो एकक कोशिकाएं हैं 12th के कोर्स में वो घनीय हैं, घन के हिसाब से A का वैल्यू चेंज होगी। M जो है मोलार मास है, मोलार द्रव्यमान है, जो जिस धातु से बनी हुई एकक कोशिका उसके हिसाब से लिया जाएगा। और डी डेंसिटी हमारा घनत्व निकल आएगा। मैंने अपने न्यूमेरिकल वाले वीडियोस में इनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं। बच्चों आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके न्यूमेरिकल वाला वीडियो देख सकते हैं सॉलिड स्टेट का, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी किस तरह से निकालनी है अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल्स में समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। इसी तरह मेरे वीडियोस को बच्चों देखते रहिए, मुझे एनकरेज करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू बच्चों।